खुदा के नाम खत। इस वादी का इकलौता मकान एक छोटी सी चट्टान के ऊपर बना हुआ था। वहां खड़े होकर बहते हुए दरिया, मटर और चने के खेतों को बखूबी देखा जा सकता था। अब देखो, एक वादी की यहाँ बात हो रही है। वादी यानी होता है घाटी, गहरी घाटियां यानी खाई। तो उस गहरी घाटी या खाई के बीचों बीच एक छोटी सी चट्टान है और उस चट्टान पर क्या एक मकान बना हुआ है। और वो मकान ऊंचाई पर होने की वजह से वहां पर खड़े होकर के हम दरिया, मटर और चने के खेतों को आसानी से देख सकते हैं। यानी वो मकान ऊंचाई पर है, इसलिए वहां से नदी, चने और मटर के खेत आसानी से नजर आते हैं। ये खेत बड़ी उम्दा फसल देते थे और उन्हें जिस चीज की बेहद जरूरत थी वो बारिश थी। अब उन खेतों के बारे में बात चल रही है। जो खेत उस वादी के अंदर है, उस घाटी में है, वो खेत क्या करते हैं, उम्दा फसल देते हैं, यानी अच्छी फसल वो देते हैं। लेकिन उन्हें जरूरत है किस चीज की, पानी की। किसको? खेतों को। लेन शो अपनी जमीन और खेतों के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। अब यहाँ एक शख्स का नाम आया है, लेन शो। ये दरअसल वही शख्स है, लेन शो, जिसका ये छोटा सा मकान है छोटी चट्टान के ऊपर इस वादी में, अकेला मकान है। तो ये वही शख्स है। और जिन खेतों का जिक्र अभी हुआ है, ये खेत इसी शख्स के खेत हैं, इसलिए ये इनके चप्पे चप्पे से वाकिफ है। वो आज सुबह से बार बार आसमान देखे जा रहा था। कौन? लेन शो। उसने तशवीशनाक लहजे में कहा। तशवीशनाक का मतलब होता है फिक्र भरे लहजे में कहा। अब क्या कहा? बीबी, मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। तो लेंशो ने फिक्र भरे लहजे में किससे? अपनी बीवी से कहा। क्या कहा? कि मेरा कयास है। कयास बोलते हैं अनुमान को। तो मेरा कयास है कि आज बारिश होगी। बीबी ने, जो उस वक्त खाना तैयार कर रही थी, ये सुनकर जवाब दिया। अब क्या जवाब दिया? हाँ, आज किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, अगर रब चाहे तो। उसकी बीवी ने जवाब दिया लेंशो को कि अगर अल्लाह ने चाहा तो कभी भी बारिश हो सकती है। उस वक्त बड़ी उम्र के लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे मकान के नज़दीक खेल रहे थे। थोड़ी देर में बीबी ने उन्हें आवाज़ दी। यहाँ लेन शो की जो बीवी है, उन बीबी ने क्या करा है, आवाज़ दी उन बच्चों को। यानी बच्चे जो हैं, बड़े लड़के जो खेतों में काम कर रहे हैं, छोटे बच्चे मकान के पास खेल रहे हैं, दरअसल ये इन्हीं के बच्चे हैं। किसके? लेन शो और उसकी बीवी के। आ जाओ सब, आ जाओ, खाना तैयार है। अब वो खाना बना रही थी, तो खाना बन चुका है और उसने अपने बच्चों को बुलाया है। जब सब मिलकर खाना खा रहे थे, तो जैसा लेंशो ने कयास आराई की थी, बारिश होने लगी। जैसा लेंशो ने अनुमान लगाया था, उसके अनुमान के मुताबिक, उसके कयास के मुताबिक बारिश होने लगी। बारिश के शफाफ कतरे जमीन पर बरस रहे थे। बरसात का पानी साफ होता है, इसलिए कहा गया है यहाँ पर शफाफ। शफाफ का मतलब था साफ। तो बारिश के जो कतरे हैं, जो साफ पानी के कतरे हैं, वो जमीन पर बरस रहे थे और आसमान पर शुमाल की जानिब से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। शुमाल बोलते हैं उत्तर दिशा को। तो शुमाल की जानिब से यानी उत्तर दिशा की तरफ से, जानिब नहीं होता की तरफ। तो शुमाल की जानिब से यानी उत्तर दिशा की तरफ से बादलों के पहाड़ चले आ रहे थे। एक साथ बहुत सारे बादल चले आ रहे थे, जो बरसात के बादल थे, जिनमें बरसात का पानी भरा हुआ था और ये कभी भी बरस सकते थे। हवा भी तेज थी। लेंशो बाहर खेतों में निकल गया। अब लेंशो जो है वो बाहर का निकल गया, खाना खाकर के खेतों की तरफ निकल गया, अपने खेतों की तरफ। उसका मकसद इसके सिवा कुछ ना था कि बारिश से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन में रवां दवां देखे। लेंशो घर से बाहर इसलिए निकला, उसका मकसद ये था कि जब बरसात के कतरे गिरे तो उन कतरों को महसूस करे। कहाँ? अपने जिस्म पर। बहुत सी बार जब हमारे यहाँ पहली बरसात होती है, हम भी क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं और बरसात में नहाते हैं। पहली बरसात का मज़ा लेते हैं और बरसात के कतरे हमारे जिस्म पर गिरते हैं तो हमें क्या होता है, मज़ा आता है। तो लेंशो भी वही मज़ा लेने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वो घर में वापस आया तो जज्बाती और जोशीली आवाज में बोला। अब क्या बोलता है देखते हैं। जो कुछ इस वक्त आसमान से बरस रहा है वो बारिश के कतरे नहीं बल्कि सिक्के हैं, बड़े और छोटे। लेंशो ने कहा है कि आसमान से बरसात हो रही है तो बारिश के कतरे गिर रहे हैं, वो बड़े और छोटे सिक्के हैं। उन्होंने सिक्कों से यहाँ पर तशबीह दी है। किसको? बारिश के कतरों को। फिर उसने बड़े इत्मीनान से ये भी कहा कि गल्ले के खेत और मटर के नए नए
खिले हुए फूल, बारिश की चादरें ओढ़े हुए बहुत खुश हुए। लेंचू ने कहा कि गल्ले के जो खेत हैं और मटर के नए नए फूल जो हैं वो बरसात की चादर उन्होंने ओढ़ ली है, वो बरसात में भीग चुके हैं और वो खिलखिला उठे हैं, वो बहुत खुश हैं। कौन? गल्ले के खेत और मटर के फूल। अभी उसने कहा ही था कि यक बार की तंद व तेज आंधी उठी, फिर बारिश के साथ ज़ालाबारी होने लगी। लेंचू ये कह ही रहा था कि इतने में तेज आंधी आई और बरसात के बूंदों के साथ, बरसात के कतरों के साथ ज़ालाबारी होने लगी। ज़ालाबारी बोलते हैं बर्फबारी को। अब बर्फबारी होने लगी है। ओले वाकई चांदी के गोल गोल डल्लों से मुशाबा थे। यानी कहने का मतलब ये है कि ओले जो थे वो चांदी के गोल गोल डल्लों की तरह नजर आ रहे थे, मुशाबा उसके समान नजर आ रहे थे। बच्चों ने देखा तो लपक कर अंदर से बाहर आ गए। बच्चों ने जब किसको देखा? ओलों को गिरते हुए देखा, बर्फ के टुकड़ों को देखा, तो वो अंदर से बाहर आ गए, घर के अंदर से बाहर, और उन्हें चुनने में जुट गए, उनको वो इकट्ठा करने लगे। बच्चे खुश थे, लेकिन उनका बाप फिक्रमंद होकर खुद से कहने लगा, अब तो मामला बिगड़ने लगा है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। उसने कहा, मुझे लगता है मामला बिगड़ गया है, लेकिन उसे फिर भी क्या है? उम्मीद है, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। उसे अल्लाह पर यकीन है, पूरा भरोसा है। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ और बहुत देर तक ओले गिरते रहे। ज़मीन ऐसे सफ़ेद हो गई जैसे उस पर नमक की चादर बिछा दी गई हो। अब क्या हुआ? कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि ओले इतने गिरे कि ज़मीन क्या है? पूरी सफ़ेद हो गई, नमक की चादर उस पर बिछ गई हो। इस तरीके से दरख्तों पर एक पत्ता भी ना रहा। गल्ले के खेतों का सत्यानाश हो गया। मटर की बेलें और पौधों के ताज़ा फल टूटकर बिखर गए। लेंचो परेशान हो गया। उसने अपने बेटों से कहा। अब लेंचो जो है वो परेशान हो गया है, क्योंकि खेतों में बर्फ़ की सफ़ेद चादर बिछ गई है, गल्ले के खेत सत्यानाश हो गया है, मटर की बेलें और पौधे भी क्या है? टूट गए हैं, दब गए हैं बर्फ़ के अंदर। लेंचो अपने बेटों से कहता है, क्या कहता है? अगर इन खेतों पर टिड्डे दल ने हमला किया होता तो भी हमारे पास उससे ज़्यादा बच रहा होता, लेकिन ज़ालाबारी ने तो हमें मुफलिस और कल्लांस कर दिया है। अब हमारे पास ना गल्ला है और ना सब्ज़ी है। इस साल तो हमें फांके पे फांके करना होंगे। ये एक बाप अपने बेटों से कह रहा है। वो तमाम लोग जो वादी के इस इकलौते मकान में रहते थे, अपने दिलों में एक नाकाबिल शिकस्त उम्मीद लिए बैठे थे और एक अनदेखी कुव्वत पर तकिया किए हुए थे। वो तमाम लोग यानी लेंचो, उसका परिवार, उसका कुनबा जो है वो उम्मीद लिए बैठे हैं किस पर? अनदेखी कुव्वत पर। अनदेखी जो कुव्वत है वो अल्लाह की ताकत है। कुव्वत बोलते हैं ताकत को। तो अल्लाह की ताकत पर उन्हें क्या है? पूरा यकीन है और उस पर वो भरोसा किए हुए बैठे हैं। वो अपने आप से कह रहा था। कौन? लेंचो कह रहा था, दिल छोटा मत करो, हिम्मत मत हारो। वो अपने कुनबे को, अपने परिवार को समझा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सब कुछ तबाह हो गया है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता। लेंचो अपने परिवार को दिलासा दे रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन याद रखो कि भूख से कोई नहीं मरता है। लेंचो के तमाम ख्यालात अपनी आखिरी उम्मीद यानी आसमानी इमदाद के गिर्द घूमते रहे। लेंचो के जो तमाम ख्यालात हैं वो आसमानी ताकत यानी अल्लाह की मदद के इर्द गिर्द घूम रहे थे। उसको बचपन से ही ये तालीम दी गई थी कि सबका पालनहार बड़ा रहीम और करीम है। उसको बचपन से यही तालीम मिली थी कि सबको पालने वाला अल्लाह है, जो बड़ा रहीम है, रहम करने वाला है, करीम है, करम करने वाला है। इंसान के दिल की गहराइयों की बात जानता है कौन? अल्लाह जानता है। लेंचो अपने खेतों में बेल की तरह काम करता था। वो कुछ लिखना पढ़ना भी जानता था। लेंचो क्या है, इसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है और अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। आइंदा इतवार तक उसने अपने आप को इस बात का ये पुख्ता यकीन दिला दिया कि एक अनदेखी मुहाफिज हस्ती मौजूद है, यानी अल्लाह की बात कर रहे हैं जो आपकी हिफाजत करने वाला है। मुहाफिज हस्ती यानी हिफाजत करने वाली हस्ती मौजूद है। इस यकीन के बाद उसने खुदा के नाम एक खत लिखना शुरू किया। किसने?
लेनशो ने खुदा के नाम खत लिखना शुरू किया। किसके बाद? ये सोचने के बाद, आइंदा इतवार तक। अब आगे देखते हैं लेनशो खुदा के नाम खत में क्या लिखता है। या रब्बी, अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा कुनबा इस साल फाकों का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त 100 रुपये की अशद ज़रूरत है ताकि मैं अपने खेतों की हालत दोबारा ठीक कर सकूं और उनमें बुआई कर सकूं और नई फसल की कटाई तक जिंदा भी रह सकूं, क्योंकि ज़ाला बारी ने सारी फसल बर्बाद कर दी है। ये बात लेनशो ने खुदा को लिखे हुए खत में लिखी है, यानी ये उसका नफ्स मजमून है। लिफाफे पर पते की जगह उसने ये अल्फाज लिखे। क्या लिखे? ये खत खुदा को मिले। लिफाफे पर लेनशो ने क्या पता लिखा है कि ये खत किसको मिले? खुदा को मिले। उसके बाद उसने लिफाफे को बंद किया और गमगीन दिल के साथ शहर की तरफ चल दिया। डाक खाने पहुंचकर उसने टिकट खरीदे, लिफाफे पर चिपकाए और लिफाफा सुपुर्द डाक कर दिया। उस डाक खाने के एक डाकिये ने, जो खतों की तकसीम के साथ उनकी छटाई का काम किया करता था, हंसते हुए ये लिफाफा अफसर को पेश कर दिया। अब डाकिये ने लिफाफा किसको दे दिया है? अफसर को दे दिया है। अपनी सारी मुलाजमत के दौरान उसने इस पते पर कभी डाक नहीं पहुंचाई थी। इसने डाकिये ने। पोस्ट मास्टर एक खुश मिजाज, दर्दमंद दिल का आदमी था। अब पोस्ट मास्टर जो है वो क्या एक खुश मिजाज आदमी है और दर्दमंद दिल का आदमी है, यानी वो हमदर्दी रखने वाला इंसान है। वो भी इस लिफाफे को देखकर बेख्तियार हंसने लगा, लेकिन कहकहों के दरमियान वो यकबारगी खामोश और संजीदा हो गया। पोस्ट मास्टर भी उस लिफाफे को देख करके, उस खत को देख करके हंसने लगा, लेकिन हंसते हंसते वो दरमियान में खामोश हो गया और खामोश होकर वो गंभीर मुद्रा में आ गया। संजीदा यानी सीरियस हो गया वो। उसने लिफाफा मेज पर रख दिया और कहने लगा, कौन? पोस्ट मास्टर, वाह वाह क्या पुख्ता ईमान है। पुख्ता यानी होता है मजबूत। पोस्ट मास्टर कह रहा है कि इस शख्स का ईमान कितना मजबूत है। काश मुझे भी ऐसा ईमान नसीब होता और मैं भी ऐसे ही यकीन का हामिल होता। पोस्ट मास्टर कह रहा है कि क्या आदमी है, इसका कितना पुख्ता यकीन है, पुख्ता इसका ईमान है, अल्लाह पर इसको भरोसा है। काश मेरा ईमान भी इतना पुख्ता होता जैसा कि इस शख्स का है। क्या बात लिखने वाले की, जिसने एक पुख्ता उम्मीद पर खुदा से खत व किताबात शुरू कर दी। वाह वाह। अब पोस्ट मास्टर कह रहा है कि इस आदमी का भी कितना पुख्ता ईमान है और कितनी पुख्ता उम्मीद है इसकी, कितनी मजबूत उम्मीद है कि इसने खुदा को ख़त व किताबात लिखना शुरू कर दिए हैं। इसने खुदा से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया है ख़त व किताबात के ज़रिए। फिर उसने सोचा, ऐसे पुख्ता ईमान और उम्मीद को पाश पाश करना अच्छा नहीं। पोस्ट मास्टर ने सोचा कि ऐसे मजबूत ईमान वाले शख्स की उम्मीद को तोड़ना अच्छा नहीं है। उसने अपने मातहतों के सामने ये तजवीज़ पेश की कि ख़त को पढ़ा जाए और उसका जवाब दिया जाए। किसने? पोस्ट मास्टर ने यह बात अपने मातहतों यानी सहकर्मियों से कही, साथ काम करने वाले लोगों से कही। जब लिफाफा चाक किया और ख़त पढ़ा, तब अंदाज़ा हुआ कि इस खत का जवाब कागज़ कलम, दावत की रोशनाई, दर्दमंदी और नेक दिली से कुछ ज़्यादा ही तलबगार है। जब उन्होंने लिफाफे को चाक किया और पढ़ा, किसने? पोस्ट मास्टर ने, तो वो समझ गया कि कागज़ कलम दवात के ज़रिए इस खत का जवाब नहीं दिया सकता। इस खत के अंदर तो कुछ और ही मांग की गई है, कुछ और ही मांगा गया है, यानी तलब किया गया है। उसने अपने मातहतों को सारी बात बताकर चंदे की दरख्वास्त की और खुद भी एक अच्छी खासी रकम पेश की। पोस्ट मास्टर ने अपने साथ काम करने वाले मातहतों यानी सहकर्मियों को ये सारी बात बताई जो उस खत के अंदर लिखी हुई थी, और उसने अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ सलाह की और कहा कि हमें इस शख्स के लिए चंदा करना चाहिए, और खुद पोस्ट मास्टर ने भी अच्छी खासी रकम वहाँ पर पेश की। उसके अमले ने इस कार खैर में हस्बे तौफीक हाथ बटाया, यानी पोस्ट मास्टर और उसके साथ काम करने वाले स्टाफ के लोगों ने बहुत ही अच्छा हाथ बटाया।
लेनशो ने जिस कदर रकम तलब की थी उतनी तो जमा ना हो सकी, फिर भी उसके नस्फ से कुछ ज़्यादा का इंतज़ाम हो गया। लेनशो ने इतनी रकम यहाँ पर मांगी थी, जितनी रकम की उसने तलब की थी उतनी रकम तो जमा नहीं हो सकी, फिर भी इन्होंने उसके लगभग कुछ रकम जमा कर ली। पोस्ट मास्टर ने तमाम नोट एक लिफाफे में बंद किए, फिर उस पर लेनशो का पता तहरीर किया और एक चिट्ठी लिखकर लिफाफे में रख दी, जिस पर दस्तखत के तौर पर सिर्फ इतना लिखा था, खुदा। पोस्ट मास्टर ने सारे नोट जमा किए और उनको उन्होंने लिफाफे के अंदर बंद किया। फिर पोस्ट मास्टर ने लिफाफे पर लेनशो का पता लिखा और दस्तखत की जगह उसने क्या लिखा, केवल खुदा। किसने? पोस्ट मास्टर ने। अगले इतवार को फिर लेनशो डाक खाने में आया और पूछा कि क्या उसके नाम का कोई खत आया है। पोस्ट मास्टर ने लेनशो का खत उसके हवाले किया और इस कार्य खैर के अंजाम देने पर एक तरह की खुशी महसूस की। अब अगले इतवार को क्या हुआ, फिर से लेनशो आया, कहाँ? डाक खाने में, और पोस्ट मास्टर से कहा कि मेरा कोई खत आया है क्या। पोस्ट मास्टर ने लेनशो को देखा और उसके नाम का जो खत उन्होंने पैसे जमा किए थे वो खत उन्होंने लेनशो को थमा दिया और लेनशो को खत देते हुए पोस्ट मास्टर को खुशी महसूस हो रही थी। उसके बाद वो दरवाजे की दराज से लेनशो की कैफियत देखने लगा। लेनशो की कैफियत, उसके हालात क्या थे, उसके हालत को वो देखने लगा। कौन? पोस्ट मास्टर। उसने देखा कि नोट पाकर लेनशो को कोई हैरत नहीं हुई है। उसको तो जैसे इस बात का पुख्ता यकीन था कि ये रकम तो उसको मिलने ही वाली है। फिर जब उसने रकम गिन ली तो बिगड़ गया और बड़बड़ाने लगा। कौन? लेनशो। अब आगे क्या होता है? खुदा ने तो हरगिज ऐसी गलती नहीं की होगी और ना उसके पास इस चीज़ की कमी है जो मैंने उससे खत के ज़रिए तलब की थी। वो तो इससे भी ज़्यादा दे सकता है। लेनशो रकम गिनने के बाद बड़बड़ा रहा है कि खुदा तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकता और ना उसके पास उस चीज़ की कमी है जो मैंने तलब की थी। यानी लेनशो कह रहा है कि अल्लाह के पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है, मैंने 100 रुपये मांगे थे, अल्लाह तो इससे भी ज़्यादा दे सकता है। फिर कुछ सोचकर डाक खाने की खिड़की पर गया, कागज़ कलम तलब किया और फिर खत लिखने बैठ गया। उसकी पेशानी पर उभरने वाली लकीरें बता रही थी कि वो जुमले बनाने के लिए अपने जहन को बुरी तरह टटोल रहा है। अब देखो, लेनशो कुछ सोचकर दोबारा डाक खाने की खिड़की पर गया। उसने कागज़ कलम वहां से लिया, तलब किया नहीं, मांगा, और फिर खत लिखने लगा। अब वो जो खत में लिख रहा था तो उसके पेशानी पर उभरने वाली जो लकीरें थी वो साफ उसकी चिंता को, उसकी फिक्र को जाहिर कर रही थी कि लेनशो कुछ ज़रूर सोच रहा है, वो अपने दिमाग को टटोल रहा है जुमले लिखने के लिए। इसी कैफियत में उसने खत बामुश्किल पूरा किया और अच्छी तरह देखभाल के उसे लिफाफे में बंद किया। फिर टिकट खरीदा और उसको जोरदार मुक्के के साथ बंद कर दिया। अब देखो, लेनशो ने दोबारा खत लिख दिया है और खत उसने कैसे लिखा है, उसके माथे पर, उसके सर पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आ रही थी। तो उसने इस परेशानी भरे लहजे में खत को पूरा किया और डाक से टिकट खरीद करके एक जोरदार मुक्के के साथ लिफाफे को उन्होंने बंद कर दिया। फिर जैसे ही खत लेटर बॉक्स में गिरा तो डाकिये ने फौरन ही उसे निकाल लिया। अब देखो, जैसे ही लेनशो ने खत को लेटर बॉक्स में डाला है तो लेटर बॉक्स से डाकिये ने उसे फौरन ही निकाल लिया और निकाल करके अब वो दोबारा क्या कर रहे हैं, उसे पढ़ रहे हैं। अब देखो लेनशो ने इसमें क्या लिखा है। यार अब्बी, जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं, बाकी रकम भी फौरन अरसाल करें। अब देखो, लेनशो जो है इसने खत में क्या लिखा है कि जो रकम मैंने मांगी थी 100 रुपया, उसमें से मुझे 70 रुपये ही मिले हैं और बाकी जो रकम बची है 30 रुपया वो फौरन मुझे दोबारा दी जाए। मुझे इसकी शदीद तरीन ज़रूरत है। किसकी? उन 30 रुपयों की जो उसको नहीं मिले हैं। उसको 100 चाहिए थे, उसको 70 ही मिले हैं। लेकिन अब बाकी रकम डाक खाने के ज़रिए ना भेजें क्योंकि डाक खाने के मुलाजिम बेईमान और बददयानत हैं।
अब देखो लेंशुआ कह रहा है इस खत के अंदर कि मैंने जो रकम मांगी थी 100 रुपया, तो मुझे 70 रुपये ही मिले हैं, 30 रुपये मुझे और चाहिए, मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन अब 30 रुपये जो भेजो तो इस डाक खाने के ज़रिए मत भेजना, क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजिम क्या है, बेईमान है और बददयानत है। तो इस तरीके से ये थी लेंशो की कहानी जो हमने पढ़ी है। इस सबक में एक शख्स के खुदा पर पुख्ता यकीन को एक रोमांचक अंदाज में पेश किया गया है। आइए अब चलते हैं इस सबक के सवाल और जवाब की तरफ। सोचिए और बताइए। पहला सवाल, लेंशो ने बीबी से क्या कयासाराई की? इसका जवाब है लेंशो ने बीबी से बारिश होने की कयासाराई की। 2, लेंशो बारिश में खेतों की तरफ क्यों गया? लेंशो बारिश में खेतों की तरफ इसलिए गया क्योंकि वो बरसात से पैदा होने वाली तरंग को अपने तन मन पर महसूस करना चाहता था। वो बारिश की बूंदों को अपने जिस्म पर महसूस करना चाहता था और वो बारिश का सारा मंजर अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसीलिए वो खेतों की तरफ गया। तीसरा सवाल, ज़ाला बारिश से क्या नुकसानात हुए? इसका जवाब है ज़ाला बारिश से गल्ले के खेत का सत्यानाश हो गया, दरख्तों के पत्ते झड़ गए और मटर की बेलें और पौधे जो उनके ताजा फल थे वो भी टूटकर बिखर गए। ये नुकसान हुआ। चौथा सवाल, लेंशो ने खुदा के नाम खत में क्या लिखा? इसका जवाब है लेंशो ने खुदा के नाम खत में लिखा, या रब्बी तू ही हम सबकी मदद करने वाला है और अगर तूने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरे बीवी बच्चे फाके रखने को मजबूर हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। मुझे इस वक्त 100 रुपये की अशद ज़रूरत है, तो मुझे 100 रुपये की इमदाद की जाए ताकि मैं अपने खेतों को दोबारा सही कर सकूं और अगली फसल आने तक उसकी कटाई तक जिंदा भी रह सकूं। इसलिए मुझे 100 रुपये की जल्द से जल्द मदद की जाए। ये बात लेंशो ने खुदा के नाम लिखे हुए खत में लिखी। सवाल नंबर 5, लेंशो ने लिफाफे पर क्या पता लिखा? इसका जवाब है लेंशो ने लिफाफे पर पता लिखा कि ये खत खुदा को मिले। सवाल नंबर 6, पोस्ट मास्टर ने लेंशो का खत पढ़ने के बाद क्या किया? इसका जवाब है पोस्ट मास्टर ने लेंशो का खत पढ़ने के बाद अपने मातहतों के साथ तजवीज़ की और सभी ने मिलकर लेंशो के लिए चंदा जमा किया और चंदे की जमा रकम को उन 70 रुपयों को उन्होंने लिफाफे के अंदर रखा और उस पर लेंशो का पता लिखा। ये काम उन्होंने लेंशो का खत पढ़ने के बाद किया। अगला सवाल हमारा आता है 7वां सवाल, लेंशो ने पहले खत का जवाब मिलने के बाद दूसरे खत में खुदा को क्या लिखा? इसका जवाब है लेंशो ने पहला खत मिलने के बाद दूसरे खत में खुदा को ये लिखा कि या रब्बी जो रकम मैंने तलब की थी उसमें से मुझे सिर्फ 70 रुपये ही मिले हैं, बाकी रकम जो 30 रुपया है मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे वो रकम अता की जाए। लेकिन अब बाकी रकम इस डाक खाने के ज़रिए ना भेजी जाए क्योंकि इस डाक खाने के मुलाजमीन जो हैं वो बेईमान और बददयानत हैं। ये बात लेंशो ने दूसरे खत में लिखी। अगला हमारा आता है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इकलौता। उस वादी का इकलौता मकान छोटी सी चट्टान पर बना था। मुलाजमीन। इस डाकघर के मुलाजमीन बेईमान और बददयानत है। नेक दिली। हामिद एक नेक दिल लड़का है। पुख्ता यकीन। हमें खुदा पर पुख्ता यकीन रखना चाहिए। तकिया करना, हमें हर किसी की बात पर तकिया नहीं करना चाहिए, यानी भरोसा नहीं करना चाहिए। पालनहार, खुदा सबका पालनहार है, अल्लाह सबको पालने वाला है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतजाद लिखिए। मुतजाद बोलते हैं उल्टा या विलोम। हिंदी में से विलोम कहा जाता है। नज़दीक, इसका मुतजाद या उल्टा होगा दूर। तेज़, इसका मुतजाद होगा सुस्त। शिकस्त, इसका मुतजाद होगा फतह। पुख्ता, इसका मुतजाद होगा कच्चा या कमज़ोर। मौजूद, इसका मुतजाद होगा गैर मौजूद। शहर, इसका मुतजाद होगा उल्टा गांव। वाहिद जमा लिखिए। मकान, इसकी जमा होगी मकानात।
चादर इसकी जमा होगी चादरें, रूह इसकी जमा होगी अरवाह, सब्जी इसकी जमा होगी सब्जियां, अफसर जमा होगी अफसरा या अफसरात, खत इसकी जमा होगी खतूत। इस तरीके से दोस्तों ये था हमारा सबक खुदा के नाम खत जो हमने पढ़ा है, इसमें हमने लेनशो की कहानी को पढ़ा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नई नॉलेज के साथ। तब तक आप इस सबक की मश्क करते रहिए और तालीम हासिल करते रहिए।